नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आज एमपीपीएससी 2023 मेंस का पहला पेपर हुआ और बच्चों के चेहरे पे बड़ी हवाइयाँ उड़ रही थी इतिहास के पेपर को लेके। बेसिकली जो पार्ट आ था जिसमें हिस्ट्री का जो पोर्शन था वो ऐसा लगा कि एकदम से कोई संस्कृत या साहित्य का कोई प्रोफेसर है और उसने पेपर सेट किया हो। खासकर संस्कार से तो इतना पूछा गया। जैसे हम सबसे पहले देखते हैं अम्बस्ट, यानी मेरे हिसाब से तो एक भी बच्चे को इसका मतलब नहीं पता होगा जब तक उसने संस्कृत साहित्य नहीं पढ़ा होगा या फिर उसने डिटेल में डीप में इतिहास नहीं पढ़ा होगा। तो सबसे पहला जो 3 मार्कर हम डिस्कस कर रहे हैं अम्बस्ट। तो अम्बस्ट ये था कि पंजाब का जो मध्य भाग था उसको संस्कृत साहित्य और पाली साहित्य में अम्बस्ट बोला गया है। दूसरा आता है नेस्टिक। अब नेस्टिक जब हम इसका भावार्थ लेते हैं तो इसको नैतिक संदर्भ में देखते हैं, लेकिन संस्कृत साहित्य में इसका मतलब है कि जो वे पुरुष जो उपनयन से लेके और मृत्यु तक गुरुकुल में रहते थे और ब्रह्मचारी रहते थे आजीवन। बेसिकली देखा जाए तो सन्यासी का ही एक प्रकार था, लेकिन ये आश्रम में जीवन व्यतीत करते थे, तो उनको बोला गया नेस्टिक। ये मैं 2023 का पेपर है मेंस का, उससे हम डिस्कस कर रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन था सदोदाहा। तो सदोदाहा बेसिकली वो महिलाएं होती थी जो विवाह से पूर्व तक शिक्षा ग्रहण करती थीं, उपनयन धारण करती थीं और साथ ही साथ में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करती थीं और यज्ञ आदि में भाग लेती थी। उसके बाद भवनाग। भवनाग मुझे भी नहीं समझ में आया कि ये कहां से भवनाग, एकदम आउट ऑफ माइंड। उसके बाद है थट्टा। तो थट्टा मध्यकाल से पूछा गया एक क्वेश्चन था। थट्टा एक नगर था सिंध में, और आपको पता होगा कि जो मोहम्मद बिन तुगलक था वो थट्टा पे ही आक्रमण करने के चरण में मारा गया था, यानी वहां उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद आता है शाह तुर्कान। शाह तुर्कान तो ये इल्तुतमिश जी की वाइफ थी, इनको पदवी दी थी इल्तुतमिश ने शाह तुर्कान की। शेख मोहम्मद गौस। तो जो बच्चे ग्वालियर से हैं उनको बड़ा मजा आया होगा ये क्वेश्चन देख के, क्योंकि मोहम्मद गौस साहब का मकबरा यहाँ ग्वालियर में बना हुआ है। बहुत बड़े संगीतज्ञ थे, अकबर के दरबार में रहते थे और तानसेन के गुरु थे। उसके बाद हम देखते हैं बारीसाल विद्रोह। बारीसाल विद्रोह बेसिकली 1913 में बंगाल में हुआ एक क्रांतिकारी आंदोलन, विद्रोह था। उसमें बेसिकली कुछ युवाओं ने अंग्रेज सरकार के प्रति षड्यंत्र रचा कि क्यों ना युद्ध के जरिए हमला किया जाए। तो इसमें अंग्रेजों को पता चल गया और 40 विद्रोहियों को यानी 40 क्रांतिकारियों को पकड़ा गया था और उनको सजा दी गई थी। उसके बाद आता है राजा महेंद्र प्रताप। तो राजा महेंद्र प्रताप जो अफगानिस्तान में प्रथम निर्वासित सरकार बनी थी भारत की, उसके राष्ट्रपति थे और हमारे भोपाल के बरकतुल्ला जी उसके प्रधानमंत्री थे। उसके बाद आता है सर्वोदय योजना। सर्वोदय योजना बेसिकली विनोबा भावे द्वारा प्रस्तुत की गई थी 1950 में, और साथ साथ में इसमें जेपी नारायण यानी अपना जयप्रकाश नारायण जी का भी सहयोग था। और ये गांधीवादी आर्थिक दर्शन पर आधारित थी और ये आर्थिक नियोजन की एक योजना थी। उसके बाद है मध्य प्रांत सरकार, सेंट्रल प्रोविंस गवर्नमेंट, यानी मध्य प्रांत सरकार अगर पूछा गया है तो सीधी बात उन्होंने पूछा कि मध्य प्रांत सरकार क्या थी। तो ये आजादी की बात गठित हुई थी जिसमें मध्य प्रांत और बरार का हिस्सा था। इसकी राजधानी नागपुर थी और इसमें जो सरकार बनी थी उसके पहले मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल थे। तो ये हो गया मध्य प्रांत सरकार। उसके बाद गाय गोहरी। गाय गोहरी बेसिकली जो आदिवासी समूह हैं झाबुआ, अलीराजपुर, तो वहां पे दीपावली के बाद आदिवासी लोग जमीन पर लेट जाते हैं और उनके ऊपर से गाय निकलती हुई चलती है, इसको बोलते हैं गाय गुहारी प्रथा। उसके बाद है भड़म। भड़म तो भड़म भारिया, जो भारिया समुदाय है उनका लोक नृत्य है और विवाह के अवसर पर, खुशियों के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। उसके बाद है काउंसिल ऑफ रीजेंसी। बेसिकली ये रियासत का क्वेश्चन है, तो काउंसिल ऑफ रीजेंसी मुझे भी नहीं समझ में आया कि कौन सी रीजेंसी की ये बात कर रहे हैं, क्योंकि काउंसिल ऑफ रीजेंसी बहुत बार गठित हुई थी। उसके बाद है अमसेरा। अब मुझे लगता है यहां पे ये मिसप्रिंट है, ये अमसेरा नहीं अमझेरा होगा। तो अमझेरा बेसिकली धार में एक रियासत थी। यहाँ के जो राजा थे राजा बख्तावर सिंह, उन्होंने 1857 के विद्रोह में भाग लिया था और इंदौर में उनको पकड़ के फांसी की सजा दी गई थी। तो इंदौर में जो हॉस्पिटल है ना, यशवंत राय हॉस्पिटल, उसमें अभी भी वो नीम का पेड़ खड़ा हुआ है जहां उस नीम के पेड़ से उनको फांसी दी गई थी। फिर हम जो इतिहास वाला जो पोर्शन है उसमें 10 मार्क जो 5 मार्कर हैं उनको डिस्कस करते हैं।
तो सबसे पहला क्वेश्चन है, वैशाली के लिच्छवी गणराज्य पर टिप्पणी कीजिए। अब टिप्पणी करना है तो सीधी सी बात है, भारत का प्राचीनतम गणराज्य है, यानी प्राचीनतम गणराज्य था, और उस पे परंपरा के आधार पे लोग शासन करते थे। एक राजा नहीं होता, पूरा राज परिवार के जो राजकुमार होते थे वो एक एक करके शासन करते थे। मेरे जो इतिहास के वीडियो डले हैं चैनल पे, आप उसमें देखेंगे तो पाएंगे कि गणराज्य व्यवस्था क्या थी। हर एक राजा राजन कहलाता था, उनकी एक सेना होती थी छोटी, एक कोषागार होता था, एक सेनापति होता था, और ये 3 साल 5 साल के लिए राजा बनते थे, और जब जिसका नंबर खत्म हो गया तो फिर अगला राजा बन गया। तो ये वंश परंपरा के आधार पर लिच्छवियों की शासन व्यवस्था चलती थी। अब भागवत धर्म में चतुर्व्यूह क्या है, मैक्सिमम लड़के ब्लैंक होंगे इस पर। तो चतुर्व्यूह बेसिकली भागवत धर्म के आने के बाद ही विष्णु के अवतार की अवधारणा आई। भागवत धर्म के आने के बाद, तो उसके पहले विष्णु के 4 अवतार माने जाते थे, जैसे वासुदेव, कृष्ण और 2 और थे, उनको आप देख लेना, कहीं भी मिल जाएंगे वो। तो ये भागवत धर्म में चतुर्व्यूह था, यानी कि भगवान विष्णु के 4 अवतारों का व्यू, यानी 4 अवतारों की अवधारणा, इसको बोला गया चतुर्व्यूह। उसके बाद फिर जैसे जैसे धर्म में और उन्नति होती गई, विकास होता गया, गुप्त काल आया, तो फिर वहां पे विष्णु के 10 अवतार आ गए। उसके बाद देखते हैं हम इजारा प्रणाली क्या थी। तो इजारा प्रणाली बेसिकली क्या थी कि ये मध्यकालीन भारत में लगान वसूलने की एक तंत्र था, जिसमें कि ठेके पे जमीन दे दी जाती थी जागीरदारों को, और वो किसानों से लगान वसूलते थे। और लॉर्ड हेस्टिंग ने भी बंगाल में सबसे पहले इसको लागू किया था। इसने क्या किया कि भारत की जो भूमि व्यवस्था थी ना, उसको तहस नहस करके रख दिया। किसानों का अत्यधिक शोषण हुआ इस व्यवस्था में। मुगल कालीन समाज में महिलाओं की स्थिति को स्पष्ट कीजिए। तो मुगल कालीन समाज में महिलाओं की स्थिति को हम 2 प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। पहला तो ये है कि जो राज परिवार की महिलाएं थी, जैसे माहम अनगा थी, मेहरुनिसा थी, और जो भी राज परिवार की स्त्रियां थी, तो वो बड़े अच्छी स्थिति, शिक्षा ग्रहण करती थी, पर्दा उतना नहीं करती थी, अच्छे काम करती थी, प्रशासन में भी भाग लेती थी, जैसे मेहरुनिसा। उसके बाद हम देखते हैं सामान्य महिलाओं की स्थिति क्या थी। तो सामान्य महिलाओं की स्थिति ये थी कि भैया पर्दा प्रथा थी, उस टाइम पे सती प्रथा थी, बाल हत्या की जाती थी लड़कियों की। तो एक तरीके से वो पुरुषों के अधीन थी, और सारी अपात्रताएं स्त्रियों पर लाद दी गई थी। तो ये तो हो गया मुगल कालीन समाज में महिलाओं की स्थिति को स्पष्ट कीजिए। फिर उसके बाद आता है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में नेतृत्वकर्ता के रूप में चांपेकर बंधु की भूमिका को स्पष्ट करें। तो विनायक चांपेकर थे, और शायद गणेश चांपेकर थे। इन्होंने नासिक में जो नासिक प्लेग हुआ था, उसका जो कमिश्नर था उसकी हत्या कर दी थी, और कर्नल, नाम एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा, उन दोनों की हत्या कर दी थी। तो ऐसा बोला जाता है कि भारत में हुई ये पहली राजनीतिक हत्या थी, और यहीं से क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। उसके बाद आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन का मूल्यांकन कीजिए। तो मूल्यांकन सीधी बात है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि 4 वर्ष चला, अपने लक्ष्य जो कि आजादी था उसको पाने में असफल रहा, लेकिन इसका प्रभाव, दूरगामी प्रभाव बहुत पड़ा। जैसे भारत को एक राष्ट्र के रूप में स्थापित किया, भारत के बाहर के देशों में भारत की आजादी के साथ में लोग खड़े हुए। अंग्रेज पहली बार भारतीयों से आमने सामने बात करने के लिए तैयार हुए। तो ये उसका मूल्यांकन है। उसके बाद है भोजपुर के शिव मंदिर की वास्तुशिल्पी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो भोजपुर मंदिर जो कि मध्य भारत का सोमनाथ भी कहा जाता है, एक बड़ा विशाल मंदिर है जिसका निर्माण राजा भोज ने कराया था। तो अब इसमें जो उसका जो शिवलिंग है उसका थोड़ा वर्णन कीजिए, कर दीजिए कि बहुत बड़ा शिवलिंग है, एक चबूतरे पर स्थापित है, लाल बलुआ पत्थर और बैसाल पत्थर से इसका निर्माण हुआ है। और सीधी सी बात है कि उत्तर भारत में बना है, तो जो नागर शैली है उसमें ही बना होगा, सीधी सी बात है, और गुंबद का अभाव है। उसके बाद आता है तुर्रा कलंगी लोक नाट्य का वर्णन कीजिए। तो ये आपने देखा होगा, इस क्वेश्चन पे प्री में बहुत ज्यादा यानी कि विचार विमर्श हुआ, बहुत ज्यादा दिक्कतें आई बच्चों को कि तुर्रा कलंगी बेसिकली कहाँ का लोक नाट्य है, कि लोक नाच है। तो बेसिकली ये निमाड़ मालवा में होता है लोकनाट्य, और इसमें क्या किया जाता है, एक दल होता है तुर्रा दल और एक होता है कलगी दल। तुर्रा दल कलगी दल एक दूसरे से सवाल जवाब करते हैं, और जो हारा हुआ दल और जो जीता हुआ दल होता है वो हारे हुए दल के पैर के अंगूठों से भिन्न भिन्न कार्य करवाता है। तो ये तुर्रा कलंगी लोकनाट्य है। उसके बाद है राजा शंकर शाह के विषय में आप क्या जानते हैं। तो भैया राजा शंकर शाह मंडला जबलपुर क्षेत्र के राजा थे, जो कि गौड़ वंश से संबंधित थे। इन्होंने 1857 के विद्रोह के समय विद्रोह में भाग लेने की योजना बनाई, लेकिन षड्यंत्र पूर्वक इनको पकड़ लिया गया, और इनको और इनके बेटे रघुनाथ शाह को
शंकर शाह, रघुनाथ शाह, शंकर शाह को पकड़ के तोप से उड़ा दिया गया था। तो हम इतना जानते हैं इनके बारे में। अंग्रेजों के साथ मल्हारराव होलकर के संबंधों को स्पष्ट कीजिए। तो सीधी बात है, मल्हारराव होलकर के साथ संबंध शुरुआत में अच्छे नहीं थे, क्योंकि जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था उसमें मल्हारराव होलकर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े थे। हारने के बाद इनको क्या हुआ, इनके साथ संधि हुई, शायद राजपुर घाट की संधि हुई थी, नहीं, मंदसौर की संधि हुई थी। और उसमें चंबल के जो उत्तर में जो भी क्षेत्र था होलकर रियासत का, वो अंग्रेजों ने रख लिया और इंदौर इनकी राजधानी बना दी गई। इंदौर में एक रेसिडेंस रखा गया और साथ में अंग्रेजों की एक सेना इनके खर्चे पे रखी गई। तो बाद में संबंध अच्छे हो गए और ये अंग्रेजों के अधीनस्थ राज्यों में, देसी राज्यों में सम्मिलित हो गए थे। उसके बाद हम देखते हैं 11 मार्कर क्वेश्चन। तो इसमें हिंदू संस्कारों पर विश्लेषणात्मक दृष्टि डालिए, यानी विश्लेषण करना था कि ये हिंदू संस्कार बेसिकली 16 संस्कार, गृह सूत्रों में इसका सर्वप्रथम वर्णन मिलता है। 16 संस्कारों का नाम लिख देना है कि गर्भ धारण, पुंसवन, सीमंतोन्नयन और उससे लेके आग में जो अग्नि संस्कार जो लास्ट में होता है विवाह के बाद, यानी मृत्यु पे, तो वो 16 का नाम लिख देना है। फिर उसका विश्लेषण करना है कि इससे क्या प्रभाव पड़े समाज पे, भारतीय संस्कृति पे। तो सीधी बात है, संस्कृति में निरंतरता आई, समाज में एकरूपता आई, लोग अपना हर्ष उल्लास को व्यक्त करते थे, उत्सव मनाते थे। तो ये सब उसके पॉजिटिव परिणाम हो गए। अब वर्तमान में ये संस्कार क्यों खत्म होते जा रहे हैं? तो सीधी बात है, भौतिकवादी अवधारणा आ गई है, बाजारवाद आ गया है और इसने कहीं ना कहीं से लोगों को कर्मकांड में बांध दिया था। बहुत जटिल था करने में, इसलिए लोग इससे दूर होते गए। साथ में शूद्रों को करने पे मनाही थी, तो शूद्र इससे दूर हो गए। तो इस प्रकार से ये इसका विश्लेषण हो गया। उसके बाद हम देखते हैं गौतमीपुत्र सातकर्णी कौन था, उसकी सैनिक सफलताओं का वर्णन कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है एकदम कि भैया सातवाहन वंशी शासक था और सैनिक सफलताओं की उसने भैया उत्तर जहां जहां उसने जीता है वो सब लिखना था उसके बारे में। अब मुगलों के साथ अहोम साम्राज्य के संघर्ष पर चर्चा कीजिए। तो बेसिकली औरंगजेब के टाइम पे, औरंगजेब 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 हाँ, औरंगजेब के टाइम पे सबसे ज्यादा अहोम साम्राज्य के साथ मुगलों का युद्ध हुआ। वो ये यानी इतना पढ़ा नहीं होगा, लेकिन ऐसा था कि ये क्वेश्चन आराम से बन जाता। उसके बाद ब्रिटिश राज में मुद्रण कला का प्रसार, यानी प्रेस का प्रसार और भारतीय संस्कृति पर उसके होने वाले प्रभाव की स्पष्ट कीजिए। तो ब्रिटिश राज में सबसे पहले मुंबई में लगाया उन्होंने। उसके बाद जेम्स अगस्त हिस्की ने बंगाल गजट निकाला। कानपुर से उदंड मार्तंड निकाला गया, पहला हिंदी अखबार। राजा राम मोहन का अखबार का नाम लिख दो, बाल गंगाधर तिलक के अखबार का नाम लिख दो, गांधी जी के अखबार का नाम लिख दो। तो ये तो हो गया प्रसार। अब उसके बाद भारतीय संस्कृति पर उसके होने वाले प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। तो सीधी बात है, संस्कृति में क्या क्या प्रभाव पड़े कि सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि हुई, लोगों के पास सूचनाएं बड़ी आसानी से पहुंची, लोग आधुनिकता की ओर अग्रसर हुए, भारत में आधुनिक संस्कृति का प्रसार हुआ, आधुनिक शिक्षा का प्रसार हुआ। तो ये सब हो गए पॉजिटिव प्रभाव। निगेटिव प्रभाव ये हो जाएंगे कि भैया जो भारतीय भाषा और साहित्य का ह्रास हुआ, सबसे ज्यादा जो भारतीय साहित्य और भाषा का ह्रास हुआ वो उसी टाइम पे हुआ। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज हुई थी कि जब भारतीयों को और भारतीय नेताओं को इससे क्या हुआ, एकजुटता की भावना मिली। तो इससे क्या हुआ, राष्ट्रीय आंदोलन में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये हो जाएगा उसका प्रभाव। उसके बाद देखते हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम आम चुनाव पर प्रकाश डालिए। तो उसमें जो प्रथम चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन, उनका नाम लिख दीजिए। कैसे कैसे उन्होंने चुनाव कराए, कैसे कैसे जटिल रास्तों पे, गाड़ियां नहीं होती थी, बैलों पे खच्चरों पे रख के चुनाव पेटी लेके जा रहे हैं। 1 साल तक चुनाव की पूरी प्रक्रिया चली, क्या क्या उनको कठिनाइयां आई। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको यानी कोई भी जवाब दे सकता था। अब उसके बाद देखते हैं भारतीय राजनीति में चरम राष्ट्रवादी भावना को जन्म देने का श्रेय तिलक को जाता है, स्पष्ट कीजिए। तो सीधी बात है, 1895 में उन्होंने एक संविधान नाम की अवधारणा निकाली थी, एक लेख निकाला था, इसमें भारत का भावी संविधान कैसा हो उसके बारे में लिखा था। साथ ही साथ उन्होंने बंगाल और महाराष्ट्र में क्रांतिकारी जो युवा थे उनको क्रांतिकारी भावना भरने में सहायता की। उनका जो समाचार पत्र था तिलक और केसरी, उसके माध्यम से उन्होंने उग्रवादी धड़े को उभारा। साथ ही साथ वो भारतीय राजनीति के उग्रवादी पंथ के प्रमुख नेता थे, लीडर थे। साथ ही साथ उन्होंने गणेश उत्सव मनाया, शिवाजी महोत्सव मनाया। तो उससे क्या हुआ कि युवाओं में एक उभार पैदा हुआ। यंग वंग आंदोलन में उन्होंने नेतृत्व किया। तो इससे इन इन सारी घटनाओं से क्या हुआ कि युवाओं में एक क्रांतिकारी भावना भर गई और ऐसे ऐसे भारत में क्या हुआ कि क्रांतिकारी आंदोलन का सूत्रपात हुआ। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय राजनीति में चरम राष्ट्रवादी भावना को जन्म देने का श्रेय तिलक को जाता है। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश में रंगमंच के इतिहास पर प्रकाश डालिए। तो ये क्वेश्चन थोड़ा रंगमंच का इतिहास सीधा फैक्ट वाला है। अगर नाम याद रहेंगे तो आप लिख सकते हो, नहीं तो नहीं लिख पाओगे।
फिर इंदौर में मराठा वास्तुकला के उत्कृष्ट उत्कृष्ट नमूने के रूप में होलकर छत्रियों का उल्लेख कीजिए। तो सीधी बात है, इंदौर के राजवाड़े के पास बहती हुई खान नदी के दाएं तट पे होलकर छत्रियां स्थित हैं, जहां पे राज परिवार की छत्रियां हैं। अब इनकी शैली कौन सी थी, स्थापत्य कौन सा था, कौन से वास्तुकला में इसका निर्माण हुआ था, किन पत्थरों का प्रयोग किया गया था, तो ये सब चीजें इंदौर में मराठा वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने के रूप में होलकर छत्रियों का उल्लेख करते हैं। उनकी विशेषताएं लिख देनी है, सिंपल सा क्वेश्चन। भोपाल रियासत के विलीनीकरण में सहायक तत्वों की विवेचना कीजिए। तो वहां की जनता हिंदू थी। दूसरा, भोपाल की अवस्थिति पाकिस्तान के पास नहीं थी, मध्य क्षेत्र में थी, तो इसलिए ये दूसरा तत्व हो गया। तीसरा हो गया वहां का असहयोग आंदोलन जनता के द्वारा। चौथा हो गया डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और भाई गुप्ता। उसके बाद पटेल मेनन की जोड़ी, जिनकी कूटनीति से फाइनली उनको यानी भोपाल रियासत को भारतीय संघ में विलय कर लिया गया। तृतीय, मराठा युद्ध की घटनाओं का सिंधिया एवं होलकर पर क्या प्रभाव पड़ा, समझाइए। सीधी बात है, दोनों के साथ संधियां हुई, दोनों युद्ध हार गए थे और दोनों के राज्य क्षेत्र में कमी की गई, दोनों के साथ सहायक संधियां की गई, यही प्रभाव थे। सब सीधा सीधा सहायक संधि के बारे में लिख देना था और उनका क्षेत्र कम हो गया और वो अधीनस्थ संघ में शामिल हो गए। उसके बाद हम देखते हैं भूगोल वाले पार्ट में आ जाते हैं। खंडवा, बलित पर्वतों का पालना किसे कहा जाता है, यानी 3 मार्कर में, तो भूसन्नतियों को बलित पर्वतों का पालना कहते हैं। कोलोराडो पठार किस देश में है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसकी ऊंचाई कितनी है, पता नहीं यार, इतना कौन याद रखेगा। लेक टोबा स्थलाकृति का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है, तो ये ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा निर्मित होता है और शायद ये इंडोनेशिया में है, मे भी आप चेक कर लेना। दक्कन का पठार किस भूगार्भिक प्रक्रिया से निर्मित है, तो ज्वालामुखी भूगार्भिक प्रक्रिया से निर्मित है। काली मिट्टी में कौन कौन से खनिज तत्व होते हैं, तो लोहा होता है, एल्यूमिनियम होता है, सल्फर इत्यादि होते हैं। भूस्खलन क्या है, बहुत अच्छे से आप बता सकते हो। उसके बाद विवर्तनिक झीलों का निर्माण कैसे होता है, तो जो अपनी विवर्तनिक प्लेट होती हैं और भूकंप आदि की जो घटनाएं होती हैं उनके द्वारा इनका निर्माण होता है। जल प्रदूषण के प्रमुख प्राकृतिक स्रोत क्या हैं, तो एक तो अपरदन है, दूसरा है जीव जंतु, पेड़ पौधे, तो ये सब प्राकृतिक स्रोत हैं जल प्रदूषण के। और ज्वालामुखी, टॉर्नेडो विप्लव क्या है, विपल्व क्या है, तो टॉर्नेडो विपल्व में क्या होता है कि जब टॉर्नेडो संयुक्त राज्य अमेरिका वगैरह में आता है और जो भारी तबाही मचाता है उसी को बोलते हैं टॉर्नेडो विपल्व। एक सफल आपदा प्रबंधन के प्रमुख चरण क्या है, तो सीधी बात है आपदा योजना और आपदा न्यूनीकरण, निरोध, राहत एवं पुनर्वास। उसके बाद आपका विकास। उसके बाद विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं उनका तरंग दैर्ध्य के आधार पर जो विभाजन होता है वो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम होता है। वानिकी के अंतर्गत सुदूर संवेदन का उपयोग क्या है, तो सीधी बात है वनों का सर्वेक्षण करने के लिए, वनों में विभिन्न प्रजातियों के पेड़ पौधों की जानकारी पता लगाने में ये उपयोग है। तरंग वेग क्या है, यानी तरंग का वेग क्या है, वेव वेलोसिटी, तो सीधी बात है तरंग लंबाई गुणा आवृत्ति इक्वल टू तरंग वेग। जीपीएस के कितने प्रभाग होते हैं, तो जीपीएस के 3 प्रभाग होते हैं, अंतरिक्ष प्रभाग, दूसरा उपयोगकर्ता प्रभाग और तीसरा नियंत्रण प्रभाग। उसके बाद जो 5 मार्कर हैं, विश्व का प्रमुख सुषुप्त ज्वालामुखी कौन सा है, बताइए। तो विश्व का प्रमुख सुषुप्त ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के हवाई द्वीप में स्थित मौला लोआ ज्वालामुखी है। बस ये आंसर हो गया, ज्यादा कुछ नहीं लिखना था इसमें। प्रभंजन क्या है, प्रभंजन क्या है, अटलांटिक महासागर में अमेरिकी तट पे आने वाले चक्रवातों को, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को प्रभंजन कहा जाता है, तो ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद पर्वतीय श्रृंखलाओं द्वारा किस प्रकार की वर्षा होती है, तो पर्वतीय श्रृंखलाओं द्वारा पर्वतीय वर्षा होती है। और भारत में अधिकांशतः वर्षा कैसे होती है, पर्वतीय वर्षा होती है। कैसे होती है कि ये मान के चलो पर्वत है, हवा यहाँ से आई, यहाँ टकराई, धीरे धीरे उठेंगी तो हवा ठंडी होंगी तो संघनन होगा, तो यहाँ वर्षा गिरती रहेगी, तो इस तरफ वर्षा होगी और इस तरफ वर्षा नहीं होगी। तो ये यानी बहुत सिंपल था भूगोल का पेपर। ताप्ती नदी का विवरण दीजिए। बैतूल के मुर्तई से निकलती है, 700 किलोमीटर से अधिक की लंबाई है। इसकी सहायक नदियां पूर्णा, अरुणा हैं। इसके पास जो प्रमुख शहर बसे हैं वो बैतूल है, बुरहानपुर है। उसके बाद ये खंबात की खाड़ी में जाके गिर जाती है, यही इसके ताप्ती नदी का विवरण है। और ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा भी बनाती है। भारत में भूमिगत जल संबंधी चुनौतियां कौन सी है, तो सबसे पहली चुनौती कौन सी है, बिजली पे सब्सिडी। दूसरा, परंपरागत सिंचाई पद्धतियां। तीसरा, अत्यधिक जल दोहन। चौथा क्या हो जाएगा, आर्सेनिक प्रदूषण। तो ये सब 4-5 चीजें हो जाएंगी जो भारत में भूमिगत जल संबंधी चुनौतियां हैं। जल पुनर्भरण नहीं होता, 40% वर्षा जल ऐसे ही बह जाता है, तो ये सब चुनौतियां हैं।
भारत में सदाबहार वन कहाँ स्थित हैं? तो सीधी सी बात है, जो अपना पश्चिमी घाट है, अंडमान निकोबार द्वीप है, लक्षद्वीप है, उसके बाद अपना जो पूर्वी हिमालय है, यहाँ पे सदाबहार वन पाए जाते हैं। लाल एवं पीली मिट्टियों की क्या विशेषताएं होती हैं? बड़े आसान, नहीं सॉरी, इसके पहले नर्मदा घाटी की भू आकृतिक विशेषता क्या है? तो सीधी बात है, ये भ्रंश घाटी है, सतपुड़ा भ्रंश पर्वत है, विंध्याचल कगारी प्रदेश है, जलप्रपात चिप्रकाय वगैरह हैं इसमें, कंदराएं हैं इसमें, धार का मैदान है इसमें। तो ये सब उसकी भू आकृतिक विशेषताएं हैं। उसके बाद लाल एवं पीली मिट्टियों की क्या विशेषताएं होती हैं? तो लाल एवं पीली मिट्टी क्या होती है कि जैसे ही इसमें जल मिलता है तो ये पीली हो जाती है, और जैसे ही सूखती है तो ये लाल हो जाती है। इसमें एल्यूमिनियम और लोहे की मात्रा अधिक होती है, चावल की खेती बहुत अधिक होती है इसमें। मध्य प्रदेश के बघेलखंड वाले क्षेत्र में ये बहुत पाई जाती है। तो ये सब उसकी विशेषताएं हैं। और ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है और थोड़ी दोमट प्रकार की होती है, यानी महीन होती है ये। उसके बाद नदियों को आपस में जोड़ना क्या, ये यानी क्वेश्चन देखो, नदियों को आपस में जोड़ना क्या होता है? तो नदियों को आपस में जोड़ना होता है नदी जोड़ो, नदी जोड़ना। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि वो नदी जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है, उसमें नहर बना के जो दूसरी नदी आसपास है जहाँ पे पानी की मात्रा की कमी है, तो उससे वहाँ पे पानी लाया जाता है। उसके उदाहरण में आप कैन बेतवा लिंक परियोजना का उदाहरण दे सकते थे। उसके बाद सुदूर संवेदन द्वारा आंकड़े कैसे प्राप्त किए जाते हैं? सीधी सी बात है कि प्लेटफॉर्म होता है, वो किसी वस्तु पे जो अपनी तरंगें होती हैं उनको आपतित करता है, यहाँ से परावर्तित तरंगों को फिर से वो सेंसर से पकड़ता है, संग्रहण करता है, और उसमें से जो डेटा होता है वो पृथ्वी केंद्र पे भेज देता है। पृथ्वी केंद्र पे वहाँ उसका विश्लेषण होता है, प्रोसेसिंग होती है, और उससे सटीक डेटा की प्राप्ति होती है। अब आ जाते हैं 11 मार्कर में। तो 11 मार्कर में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के जीवन चक्र की अवस्थाओं को समझाइए। तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात अगर आपने पढ़े होंगे कि जो ठंडे प्रदेश होते हैं, खासकर जो मध्य अक्षांश होते हैं, वहाँ शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात बनते हैं। फिर उनके जीवन चक्र की जो अवस्थाएं हैं 4-5, उनके बारे में लिख देना था, बस इतना ही करना था और कुछ नहीं। हिमालय के अफवाह तंत्र की विवेचना कीजिए कि हिमालय में किस प्रकार का अफवाह तंत्र, वो नदियां हैं जो लगातार हिमालय को काट रही हैं, टेढ़े मेढ़े रास्तों से बहती हैं, वी आकार की घाटी बनाती हैं, ये सब विशेषताओं में डाल देना था। उसके बाद भारत में जल अफवाह प्रतिरूपों का वर्णन कीजिए। तो वो आपको बड़ा आसानी से, सिंपल क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के प्रमुख कोयला क्षेत्र कौन कौन से हैं? सतपुड़ा और गोंडवाना क्षेत्र, उसके जो 4-4-5 हैं, और एक मैप बना देते, हो गया। उसके बाद मध्य प्रदेश में काली मिट्टी के क्षेत्र बताते हुए उसकी विशेषताएं बताइए। तो मालवा का पूरा पठार वो काली मिट्टी का क्षेत्र है। सॉरी, जो विंध्याचल पठार है वो भी काली मिट्टी क्षेत्र है, और जो नर्मदा घाटी है वो भी काली मिट्टी क्षेत्र है। और उसका थोड़ा विवरण दे देते आप मैप बना के। राष्ट्रीय जल नीति 2012 पर एक निबंध लिखी है, किसी ने भी नहीं लिखा होगा ये। प्राकृतिक आपदाओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो इसमें प्राकृतिक आपदाओं की एक डेफिनेशन लिख देनी थी, फिर प्राकृतिक आपदाओं का वर्गीकरण कर देना था कि वायुमंडलीय प्राकृतिक आपदाएं, जलमंडलीय, स्थल मंडलीय, और अन्य प्राकृतिक आपदाएं। सुदूर संवेदन के तत्व एवं प्रक्रिया को समझाइए। तो सुदूर संवेदन की डेफिनेशन लिखनी थी, उसके जो एलिमेंट होते हैं कि जो प्लेटफॉर्म है, सेंसर है, संग्रहण करता है, उसके बाद फिर आपका विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है, उसके बाद नियंत्रण प्रभाग है जो पृथ्वी पर रहता है। तो ये सब उसके तत्व थे, और प्रक्रिया वही जो अभी मैंने समझाई थी 5 मार्कर में, वो हो गई। उसके बाद भू संसाधन उपग्रह कितने प्रकार के होते हैं? संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो जिसने भू संसाधन उपग्रह पढ़े हैं वो इसको करके आया होगा। तो कुल मिला के जो पेपर था, एवरेज था। इतिहास का जो 3 मार्कर थे वो वाकई में कठिन थे, लेकिन बाकी पेपर बहुत सरल था। एकदम ऐसा कि आपको हाई फाई पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। एकदम सिंपल कूल माइंड होके जाइए, एग्जाम दीजिए, और एग्जाम आपका अच्छा जाएगा। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि एग्जाम एवरेज था। इतिहास में वाकई में 8-9 क्वेश्चन ऐसे थे जो किसी भी बंदे से नहीं बने होंगे। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, कल के एग्जाम की तैयारी कीजिए, थोड़ा बहुत पढ़िए, चिल कीजिए, पानी पीजिए, ध्यान कीजिए, आती हुई सांस और जाती हुई सांस पे ध्यान दीजिए, बस कल का पेपर आपका अच्छा जाएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।